हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ई गुरुकुल ज्ञान पर। कहिए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज प्रगतिवादी साहित्य में पार्ट नंबर 7 हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 37 कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो। आई बटन पर क्लिक करके भी पढ़ सकते हो या फिर प्ले लिस्ट में जाकर भी पढ़ सकते हो, जिससे कि आपको पुराना जो वीडियो है, जितने भी ट्रिक के साथ हमने तैयारी जो कर रहे थे, आप उसको पढ़ सकते हैं, अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हो। तारतम्यता बनी रहेगी, जिससे कि हमें पता रहेगा कि पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट हुए बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले अब्दुल कलाम जी की एक बहुत ही अच्छी जो लाइन है वो मुझे हमेशा प्रेरित करती है। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ उसे शेयर करूँ, जिससे आप भी मोटिवेट हो सकें और अपनी तैयारी में जुट के मन लगा के अपने जीवन को बदल सकें। उनकी एक बहुत ही अच्छी लाइन है जिसमें उन्होंने बोला है, पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये बात 100% सही है कि अगर कोई बच्चा कहे कि मेरे 100% नंबर हैं, 98% नंबर हैं, मैं इतना इंटेलिजेंट रहा, टॉपर रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि अभी आप अपनी एक्टिविटी कैसी कर रहे हैं, आप तैयारी में किस ढंग से कर रहे हैं। जो आप अभी तैयारी कर रहे हैं, आपके हौसले जो है बुलंद होने चाहिए। हौसलों में दम होती है। आपकी एबिलिटी, आपके नंबर जो है वो मैटर इतना नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि वो नंबर बेकार है, नंबर आपके अच्छे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सोचो कि 10th 12th भी ग्रेजुएशन आपने अच्छे नंबर लेकर आगे, उसके दम पर आपको मिल जाएगा, नहीं। जब तक आपके अंदर वो हौसला, वो जोश, वो जुनून नहीं होगा, तब तक आप सफलता हासिल नहीं कर सकते हो। सफलता के लिए हमारे हौसले बुलंद होने चाहिए, जहाँ में थकान, स्ट्रेस, दूसरों की बातें, इन सबसे दूर रहकर केवल और केवल अपनी पढ़ाई में जुटे रहें। कमजोर से कमजोर बच्चा भी तैयारी कर सकता है और सफलता हासिल कर सकता है। हम सब ने कछुआ और खरगोश वाली कहानी तो सुनी होगी कि किस तरीके से कछुआ खरगोश को हरा देता है, जबकि बहुत तेज दौड़ता है। तो बस वही विचार, वही सोच हमें अपने साथ रखना है कि हमें बस अपने हौसले बुलंद रखने हैं। हौसलों की उड़ान से हम आकाश को छू लेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तुलसीदास और उनकी कविताएं, ये जो रचनाएं दी गई हैं, आपको रचनाकार बताने हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र रामविलास रामविलास त्रिपाठी जी। अगेन देखो, मैंने आपको बताया ना कि हर क्वेश्चंस को हम कैसे ट्रिक के साथ पढ़ रहे हैं, कैसे अपने क्वेश्चंस में हमने अपने आंसर को छिपा देना है। ठीक है, जिससे हम 102 बार पढ़ेंगे और वो हमें तुरंत याद आ जाएगी रचना किसकी है, और हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तुलसीदास, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि जो तुलसीदास हैं, हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं, तो हमें मोटे मोटे पता ही है कि तुलसीदास किसके भक्त थे। वो भगवान राम के भक्त थे। तो वो अपना राजा किसे मानते थे, नरेश किसको मानते थे, भगवान राम को मानते थे। तो तुलसीदास जी भगवान राम को, राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है। तो यहाँ पर याद रख सकते हैं तुलसीदास, उनकी कविताएं राम नरेश त्रिपाठी जी की हैं। नेक्स्ट है गद्य पथ। गद्य पथ जो है सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। नेक्स्ट है छायावाद पुनर्मूल्यांकन। छायावाद मूल्यांकन, छायावाद पुनर्मूल्यांकन, छायावाद एक विचार, इस तरीके की छायावाद पे बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। लेकिन पुनर्मूल्यांकन दोबारा से मूल्यांकन किया किसने, आपको बताना है। ठीक है, छायावाद पुनर्मूल्यांकन, आपको अपना आंसर बताना है ये किसकी रचना है। तो ये आपके सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। ये भी साहित्य का उद्देश्य केवल प्रेम करना होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रेम। साहित्य हमारा ऐसी सब्जेक्ट है, जो साहित्य वो सबका साथ, सबका हित चाहती है। आप मैथ साइंस कुछ भी पढ़ लो, लेकिन साहित्य में जो रस है, साहित्य में जो प्रेम है, वो किसी सब्जेक्ट में नहीं है ना। तो साहित्य का उद्देश्य जो है प्रेमचंद जी का है। नेक्स्ट है आधुनिक काव्य रचना और विचार। आधुनिक काव्य रचना और विचार, ये जो है वो किसकी है, तो ये नंद दुलारे वाजपेयी जी की। नेक्स्ट है वाद विवाद और संवाद। वाद विवाद और संवाद, देखो भाई, जो वाद विवाद करता है उसका नाम निकल जाता है। कोई भी बच्चा, कोई भी आपने देखा होगा आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर समाज में, जो हमेशा वाद विवाद में संवाद करता रहता है, वाद कहते हैं बड़ा बदकूल है ना, बड़ा बात करता है, उसका नाम निकल जाता है, उसका नाम हो जाता है कि वो तो बहुत बातूनी है। ठीक है, तो वाद विवाद संवाद करता है, उसका नाम हो जाता है नामवर सिंह। ठीक है, बकलम खुद, ठीक है, आपको बताना है बकलम खुद। तो ये आपको बताना है कि ये भी किसका है, जो बक 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 खुद ही करता रहता है। ठीक है, इसी से कनेक्ट कर लो। वाद विवाद संवाद, जो वाद विवाद संवाद करता रहता है उसका नाम निकल जाता है। और जो बकलम खुद, बक बक खुद करता रहता है, खुद ही करता रहता है अकेले ही। ठीक है, उसको कोई पूछे ना पूछे, हमेशा बक 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 खुद करता रहता है। वो किसकी दोनों रचना है, ये है आपके नामवर सिंह की। नवरस, भाई नवरस, नौ रस आपको बताना है। नवरस, तो गुलाब के फूलों में जो रस है, जो खुशबू है, वो किसी फूल में नहीं है। आपके सामने 10 फूल रख दें, गुलाब के फूल सबको ही पसंद होते हैं, और आजकल तो इतनी वैरायटी, आप एक नहीं, दो नहीं, पूरे 9 गुलाब लगा सकते हो। ठीक है, गुलाबी, पीला, लाल, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो नवरस किसमें है, गुलाब,
गुलाब राय। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष हमने दान कर दिए, किसको? शिव जी को दान कर दिए, शिवदान। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष हमने दान कर दिए, किसको? शिवदान सिंह चौहान। नई कविता स्वरूप और समस्याएं, नई कविता में उसका स्वरूप जो है बड़ी समस्यात्मक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं बस ट्रिक के लिए, और कुछ नहीं। क्योंकि इस तरीके से जब मैं तैयारी कर रही थी तो मुझे बड़ी डिफिकल्टी आ रही थी, बार बार रचना याद कर रही हूँ फिर भूल जा रही हूँ, शाम तक जब उसे रिवीजन कर रही हूँ कुछ याद नहीं आ रहा, घंटों पढ़ाई करने के बाद फिर मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं होगा। मैंने सोचा और अपने आप को बहुत ही शांत करके क्वेश्चंस को मैंने ध्यान से पढ़ना शुरू किया, तो मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसी रैंडमली ऐसी कुछ भी ट्रिक बना के देखा उसमें, तो मुझे लगा तो मुझे याद हो जा रही। फिर मैंने ऐसे धीरे धीरे क्वेश्चंस को पकड़ने की कोशिश की। कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे 70-80% क्वेश्चन से अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमने इस तरीके से माइंड में अपना समझ के पढ़ा है, उसको कुछ अपने दिमाग में उसको ऐसे कनेक्ट कर लिया जिससे एक बार में याद हो जाए। तो हमें स्मार्ट वर्क भी करना है हार्ड वर्क के साथ साथ, केवल केवल हार्ड वर्क ही नहीं करना है। ठीक है, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क करना, तभी हम जाके सफलता ले सकते हैं। नई कविता, मान लीजिए अभी नई कविताएं पहले के अकॉर्डिंग अब जो कविताएं लिखी जा रही हैं उनका स्वरूप बड़ा ही समस्यात्मक है। आजकल समस्याएं बढ़ती जा रही है ना, जिसको देखो सब डिप्रेशन में है, समस्याएं हैं, तो ऐसे आप इसे रखिए, नई कविता का स्वरूप और समस्याएं, क्योंकि नई कविता के भी आपको बहुत सारी रचनाएं मिलेंगी नई कविता से जुड़ी हुई, तो नई कविता का स्वरूप और समस्याएं जो है वो आपको बताना है। ये किसका है? देखो भाई, इतना ज्यादा डिफिकल्टी है, इसका स्वरूप ऐसा है कि जगदीश चंद्र गुप्त, बड़ा गुप्त है। ठीक है, समस्याएं इतनी, हर कोई अपने आप को गुप्त रखना चाह रहा है। समस्याएं, पहले लोग परिवार में अपनी समस्या को शेयर करते थे। ठीक है, जगदीश नाम का कोई बच्चा है, कोई लड़का है मान लीजिए, ठीक है, वो अपनी समस्याओं को क्या कर रहा है, नई कविता की समस्या जो स्वरूप है उसको गुप्त रखना चाह रहा है। पहले लोग परिवार के साथ समस्या शेयर करते थे, उनको कोई डिप्रेशन नहीं होता था, सब खुश रहते थे, कोई ना कोई समाधान हमारे बड़े बुजुर्ग हमें दे ही देते थे जिससे कि हमारी समस्या। आजकल लोग अपनी समस्याओं को गुप्त रखते हैं और फिर मुसीबत में पड़ जाते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं, ये सिर्फ हमने बस याद करने का तरीका है और कुछ नहीं। ठीक है, जिससे हमें याद हो जाए, और कुछ हद तक थोड़ा सही भी है। अधूरे साक्षात्कार, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। ठीक है, अधूरे इंटरव्यू कैसा रहा आपका? अधूरा रहा। क्यों रहा अधूरा? अब आपको बताना है, आंसर अपना देखना, देवेश ठाकुर, रामदरस मिश्र, नेमीचंद्र या फिर मलेर। ठीक है, अपने आंसर को आपको कैसे रखना? नेमीचंद्र। ठीक है, नेमीचंद्र, अधूरे साक्षात्कार। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य संवेदना और विकास। ठीक है, आपको बताना है हिंदी साहित्य संवेदना और विकास, ये किसकी रचना है? ये है आपके राम स्वरूप। ठीक है, हिंदी साहित्य संवेदना, राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, पंत प्रसाद और मैथिली शरण, पंत प्रसाद, प्रसाद जैसे आप देखो ना मंदिर में जैसे प्रसाद मिलता है, क्यों? मैथिली शरण, मैंने ली शरण, भगवान। ठीक है, सुमित्रा नंदन, सुमित्रा के नंद कौन है? लक्ष्मण जी। ठीक है, और भगवान राम, ये सब माताएं उनकी जो है कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तो राम लक्ष्मण। ठीक है, पंत, सुमित्रा के पंत कौन है? लक्ष्मण जी। तो मैंने ली शरण और प्रसाद मिला, दिन में गए थे, कहाँ गए थे? दिन में, दिन में गए थे, दिनकर, दिन में गए थे, शरण ली, प्रसाद मिला। ठीक है, ऐसे याद रखो, पंत प्रसाद मैथिली शरण दिनकर, दिन में गए थे, याद रहेगा, तीन मान लीजिए। ठीक है, प्रसाद, पंत, मैथिली शरण, दिनकर। त्रिशंकु, त्रिशंकु रचनाएं, एक और दो दो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, एक अज्ञे जी की, दूसरी आपको बतानी त्रिशंकु रचना जो है। ठीक है, त्रिशंकु रचना किसकी है? अज्ञे जी की। एक और है त्रिशंकु, राइटर आपको बताना है कि कौन है। अदतन, अदतन आपको बताना है, ये भी किसकी है? अज्ञे जी की है। नेक्स्ट है एक साहित्य की डायरी, साहित्य की डायरी, जो हमारी साहित्य है। ठीक है, साहित्य के हम जो डायरी लिख देते हैं, डायरी मतलब क्या होता है? दैनंदिनी, जो भी आजकल सब लोग बोलते हैं डायरी लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरी में हम अपने मन के भाव विचार जब लिखते हैं तो कोई ना कोई हमें जो समस्याएं होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, उनका सोल्यूशन निकल आता है, समाधान में मिल जाता है। जब हम अपने विचारों के साथ होते हैं तो हम अपने आप को ज्यादा जान पाते हैं। इसलिए साहित्य की डायरी, हमें एक अपनी डायरी बनानी चाहिए, और जितने भी हमारे पास परेशानी उन सबसे में क्या मिल जाती है? मुक्ति। आप ऐसा करके देखेंगे, रियलिटी है, जब आप अपने विचारों के साथ होते हैं तो आप अपने आप को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। और उन विचारों के साथ ही जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, दूसरों से कह के कोई समाधान नहीं मिलता, लेकिन जब हम डायरी में नोट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें खुद ही, क्योंकि हम हर व्यक्ति को अपनी समस्या का समाधान भी पता है, तो हमें अपने विचारों से क्या मिल जाती है? मुक्ति। हमें बोध हो जाता है, समझ हो जाती है कि इस समस्या का समाधान कैसे, क्योंकि हम शांत मन से अपने विचारों के साथ उस समय होते हैं। तो एक साहित्य की डायरी बनानी चाहिए हमें, जिससे हमें क्या हो जाएगा? मुक्ति का बोध, जो भी समस्या है उससे मुक्ति मिल जाएगी और समझ आ जाएगी। संवत्सर, संवत्सर आपको बताना है किसकी है? संवत्सर। ठीक है, त्रिशंकु, अदतन, ये अज्ञे जी की। आप एक जगह इनको नोट कर लेंगे ना, अज्ञे जी की रचनाएं जितनी भी आपको आती जा रही,
फिर आप इनको याद करेंगे तो भी आपको, फिर उन 4-5 को मिलाकर भी आप एक माला में पिरोते हैं, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, जब हम नोट्स पढ़ेंगे ना, इसके बाद ये सीरीज हमारी कंप्लीट होने वाली है, इसके बाद जो मेरा नोट्स है, जो ट्रिक के साथ, जो बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने बनाया हुआ है, कैसे उसको याद करें, कैसे लंबे समय तक याद रखें, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सब मैंने बनाए हुए हैं, वो मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, देन उसके बाद हम वो सीरीज स्टार्ट कर देंगे। तो वहां पर मैंने एक एक राइटर की बहुत सी रचना को एक माला में पिरोते हैं उस तरीके से उसको याद किया है। ठीक है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नेक्स्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी जागरण। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी जागरण आपको बताना है कि ये रचना जो है वो किसकी है, महावीर प्रसाद। ठीक है, महावीर किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं महावीर, महावीर को प्रसाद मिला किसका, भाई राम ना मिलेंगे, ठीक है, हनुमान के बिना, गाना सुना होगा आपने। तो हनुमान जी को जो प्रसाद मिला है वो भगवान राम से मिला, राम के बहुत बड़े भक्त हैं, तो राम विलास शर्मा जी। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी जागरण राम विलास शर्मा जी का। महावीर को प्रसाद किसका मिला है, राम का। ठीक है, तो वो विलाप नहीं करते हैं, विलास मतलब इसका रखो, क्योंकि राम से राम नरेश त्रिपाठी राम, ठीक है, और भी आपको मिल जाएंगे, तो इसलिए राम विलास, राम का प्रसाद जब मिल जाता है तो विलाप नहीं करते हैं लोग, विलास से विलाप, ऐसा माइंड में बनाइए, आपको कभी नहीं भूल सकते। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी जागरण, क्योंकि उनको अब जागृति आ गई है, क्योंकि वो रोते नहीं है, ठीक है, जागरण करते हैं, गाना गाते हैं। ठीक है, भाषा और समाज, भाषा और समाज आपको बताना है कि किसकी है, ये भी किसकी है, रामविलास शर्मा। साकेत एक अध्ययन, साकेत महाकाव्य है। ठीक है, साकेत महाकाव्य जो है, इसमें नायिका कौन है आपको बताना है। ठीक है, साकेत महाकाव्य की नायिका आपको बताना है कि कौन है। ऑप्शन दे रही हूँ, सीता, उर्मिला, कैकेयी। ठीक है, आपको बताना है किसमें से साकेत महाकाव्य जो है उसकी नायिका का आपको बताना है। साकेत एक अध्ययन किसने लिखा हुआ है, ये लिखा है डॉक्टर नगेंद्र जी ने। नेक्स्ट है विचार और अनुभूति, विचारों की अनुभूति, ये भी डॉक्टर नगेंद्र जी की है। ठीक है, प्रकीर्णिका, प्रकीर्णिका आपको बताना है ये किसका है, ये आपके नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। नेक्स्ट है देवराजकृत छायावाद का पतन। ठीक है, देवराजकृत छायावाद का पतन, छायावाद का पतन किस वर्ष प्रकाशित हुआ, छायावाद का पतन अगर रचना पूछी जाए तो किसकी है, देवराज जी की। ठीक है, देवराज की है छायावाद का पतन, लेकिन ये किस वर्ष प्रकाशित, इसका है 1948। नेक्स्ट है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। ठीक है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग के लेखक कौन है, पूरी की पूरी रचना का नाम, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग के लेखक कौन है आपको बताना है। तो ये कौन है, नामवर सिंह। शब्द और स्मृति किसकी कृति है, शब्दों से स्मृतियां बनती हैं, शब्द और स्मृति। ठीक है, शब्द और स्मृति, जब हम शब्दों से स्मृतियां बना लेते हैं तो बड़ी ही निर्मल हो जाती हैं वो। ठीक है, निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा, क्योंकि शब्दों से बनाई है, वो हार्ड नहीं, निर्मल है, शब्दों से बनी हुई स्मृति है। छायावाद की प्रासंगिकता, छायावाद की प्रासंगिकता के संदर्भ में बताइए आपको किसने लिखा है, ये आपको अपना आंसर बताना है। तो ये है रमेश चंद्र शाह, रमेश चंद्र शाह। आधुनिकता के पहलू, आधुनिकता के पहलू आपको बताना है। तो आधुनिकता के पहलू जो है विपिन कुमार अग्रवाल। ठीक है, निम्न में से कौन रसवादी आलोचक हैं, रसवादी आलोचक आपको बताना है। तो ये अपना आंसर आपको बताना है कि रसवादी आलोचक कौन है, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अगर ऑप्शन है तो वो भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए इनमें से डॉक्टर नगेंद्र है, इसके अलावा और भी रसवादी आलोचक हैं, केवल डॉक्टर नगेंद्र ही नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ 4 ऑप्शन में से जो है वो डॉक्टर नगेंद्र। कबीर किसकी आलोचनात्मक कृति है, ठीक है, कबीर आलोचनात्मक कृति किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हजारी प्रसाद कबीरदास के बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास के बारे में लिखा हुआ है। ऐसा लगता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास को इग्नोर किया, उनके बारे में ज्यादा कुछ खास लिखा नहीं है। बाकी सूर्य, तुलसी, इनके बारे में अच्छे से लिखा हुआ, जैसी के बारे में लिखा हुआ, कबीरदास के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। ये दोनों एक दूसरे के कह सकते हो कि अपोजिट तो नहीं है, लेकिन विरोधी है काफी हद तक। किस आलोचक को सौष्ठववादी, सौंदर्यवादी आलोचक कहा जाता है, तो ये है आपके नंद दुलारी। नंद के दुलारी कौन है, कान्हा जी। सौष्ठव सौंदर्य, ठीक है, सौष्ठव और सौंदर्य देखते ही बनता है, कान्हा जी के एक बार चेहरा देख लो तो फिर नजरें नहीं हटती हैं। तो नंद के दुलारे जो है उनका सौष्ठव और सौंदर्य देखते ही बनता है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी रचना डॉक्टर नगेंद्र की, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृति नहीं है, इसका मतलब 3 है। कई बार इन क्वेश्चंस को हम इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, ठीक से नहीं पढ़ते हैं और आते हुए भी आंसर गलत कर देते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन पे बिल्कुल फोकस रखना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है। तो नहीं है इसका मतलब 3 है, तो 3 अगर आपको नहीं पता वो तीनों तो याद कर लो। ठीक है, तो इसमें से आपको ऑप्शन बताना है, रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र का है, सिद्धांत और अध्ययन, देव और उनकी कविताएं, ठीक है, विचार और अनुभूति भी डॉक्टर नगेंद्र का भी पढ़ा था जस्ट हमने,
विचार। तो ये आपका कौन सा है, सिद्धांत और अध्ययन, ये डॉक्टर नगेंद्र की नहीं है। निम्न में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, मार्क्सवादी आलोचक आपको बताना है। तो अज्ञे जी नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, रामविलास शर्मा, सिद्धांत सिंह चौहान, तो फेमस है बहुत ही ज्यादा मार्क्सवादी आलोचक के नाम से, सिद्धांत सिंह चौहान बहुत ही ज्यादा। हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, जनवादी परंपरा के रचयिता कौन है, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा जो है वो है किसकी, जनवादी, जो जन की परंपरा, ये प्रकाश चंद्र, जो प्रकाश में लेकर है, जनवादी, ठीक है, जो जनता का है वही प्रकाश में लेकर। आस्था और सौंदर्य, आपकी आस्था और सौंदर्य बताना, ठीक है, आस्था और सौंदर्य आपको बताना है कि ये जो रचना है वो किसकी है, आस्था और सौंदर्य। देखो आस्था, हमारी भगवान राम में बहुत आस्था है, और राम सीता का जो सौंदर्य है वो देखते ही बनता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रामविलास शर्मा जी। साहित्य संतरण के रचनाकार कौन है, साहित्य संतरण आपको बताना है किसकी रचना है, इलाचंद जोशी, ठीक है, इलाचंद जोशी। नई कविता का आत्मसंघर्ष, नई कविता का आत्मसंघर्ष, अभी पढ़ रहे थे नई कविता का किस तरीके से उसमें समस्याएं हैं, ठीक है, तो नई कविता का आत्मसंघर्ष, मुक्तिबोध, ठीक है, मुक्तिबोध। हिंदी नाटक को रोमांस के कटघरे से निकालकर किसी सीमा तक आधुनिक भावबोध के साथ जोड़ा है, किसने ये लाइन बोली है, उपेंद्रनाथ अस्क जी ने। नेक्स्ट है उपेंद्रनाथ अस्क का जय पराजय, जय पराजय जो है रचना किसकी है, उपेंद्रनाथ अस्क जी की है, जय पराजय। अब ये किस वर्ष प्रकाशित हुई ये बताना है, 1937 में। नेक्स्ट है अस्क की सर्वाधिक प्रौढ़ कृति मानी जाती है, कौन से अंक का है जो सबसे ज्यादा प्रौढ़ कृति है, अंजो दीदी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नाटक दिए गए हैं, ये जो प्रगतिवादी साहित्य में मैंने सारा कुछ ऐड कर दिया, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नाटक, ठीक है, यात्रा वृत्तांत, सब कुछ इसमें मैंने ऐड कर दिया, इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो नाटकों के रचनाकार आपको बताना है, कोणार्क, कोणार्क जो है वो किसका है, जगदीश चंद्र माथुर का, ठीक है। नेक्स्ट है छठा बेटा, छठा बेटा जो है वो आपको बताना है ये किसका है, उपेंद्रनाथ अस्क जी का है। पहला राजा कौन है, जगदीश, जगदीश चंद्र माथुर जी का, पहला राजा किसे बनाएंगे, जगदीश चंद्र, ठीक है। नेक्स्ट है लहरों के राजहंस, भाई लहरों पे कौन किसने राज किया, यमुना जी की लहरों में कौन खेला है, मोहन, यमुना जी की लहरों में कौन खेला है, मोहन राकेश, ठीक है। तीन आंखों वाली मछली, तीन आंखों वाली मछली आपको बताना है, देखो तीन आंखों वाली मछली, मछलियां कहाँ मिलती हैं, नदियों में, समुद्र में, तो लक्ष्मी नारायण, नारायण जी, लक्ष्मी नारायण कहाँ पे समुद्र में लेटे हुए मिलते हैं, लक्ष्मी जी पैरों की तरफ, नारायण भगवान और विष्णु भगवान लेटे हैं। तो तीन आंखों वाली मछली तो कोई समुद्र में मिल सकती, ताला वाला में तो मिलेगी नहीं, तो समुद्र में कौन है, लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण जहाँ पे है वहां पर तीन आंखों वाली मछली आपको मिल सकती है। सारदिया, सारदिया आपको बताना है जगदीश चंद्र माथुर जी के नाटक है, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। प्रतिशोध, प्रतिशोध जब हम हरि और कृष्ण यानी कि हम भगवान कृष्ण के जब प्रेमी बन जाते हैं तो हम प्रतिशोध की भावना लेना छोड़ देते हैं। कलयुगी मानव जो है ना प्रतिशोध की भावना रहती है, उसने मेरे साथ ये किया बदला लूंगा, प्रतिशोध लूंगा। लेकिन जब कृष्ण के प्रेमी बन जाते हैं, हरि के प्रेमी बन जाते हैं, तो कोई प्रतिशोध की भावना हमारे मन में नहीं रहती है, हम बस लोगों से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो जब हरि कृष्ण कृष्ण के प्रेमी बन जाते हैं तो प्रतिशोध की भावना हमारे हृदय से निकल जाती है, बस हम दया की भाव से बस कृष्ण को प्रेम करते हैं और कुछ नहीं करते। ऑनररी मजिस्ट्रेट, ऑनररी मजिस्ट्रेट आपको बताना है सुदर्शन। नेक्स्ट है राक्षस का मंदिर, भाई राक्षसों के मंदिर बनने लगे, लक्ष्मी नारायण के तो मंदिर हमने बहुत देखे थे, राक्षसों का मंदिर आपने देखा है, लक्ष्मी नारायण विष्णु जी के मंदिर, लक्ष्मी नारायण के तो मंदिर देखे हैं, राक्षसों का भी मंदिर बनने लगा। मादा कैक्टस, ये जस्ट अब आप देख रहे होंगे, सुनने के बाद आपको याद हो जा रहा होगा, एक बार दो बार जब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तुरंत आपको क्लिक करेगा रे इसका आंसर तो ये, ठीक है। मादा कैक्टस आपको बताना है, मादा कैक्टस जो है लक्ष्मी नारायण। नेक्स्ट है उत्सर्ग, उत्सर्ग आपको बताना है चतुरसेन, जो चतुर होगा, ठीक है, वही उत्सर्ग की भावना रख पाएगा, जो पागल होगा वो क्या करेगा। उत्सर्ग मतलब होता बलिदान, उत्सर्ग मतलब क्या होता बलिदान, चतुर व्यक्ति ही उत्सर्ग की बलिदान की भावना। तांबे के कीड़े, क्या देखा आपने कभी तांबे के कीड़े, है ना, प्लास्टिक के कीड़े, तांबे के कीड़े, कभी दोस्तों का मजाक करते हैं ना तो बोलते हैं अरे तेरे तांबे के कीड़े, प्लास्टिक के कीड़े, ठीक है। तो भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। नेक्स्ट टूटते परिवेश, टूटते परिवेश, भाई अगर परिवेश टूट रहा है हमारा समाज, परिवेश मतलब समाज, तो विष्णु जी से प्रार्थना करो भाई, विष्णु जी हमारे परिवेश समाज टूट रहा है, कैसे बिखर रहे हैं, ठीक है, एक देश से कैसे देश अलग अलग बन जा रहे हैं, एक ही देश से तीन तीन देश बन जा रहे हैं, समाज बिखर रहा है, परिवार बिखर रहा है, परिवेश टूट रहा है, हमारा समाज टूट रहा है, विष्णु जी से प्रार्थना करो कि सब ठीक ठाक हो जाए। शक विजय, शक विजय, ठीक है, तो आपको बताना शक, कुषाण, कनिष्क, तो ये शक विजय आपको बताना है, तो ये उदय शंकर, शकों की विजय, उदय हो गया, शकों में कनिष्क, कुषाण,
आपने हिस्ट्री में देखा होगा तो वही है ये ऐतिहासिक शकों की विजय, ये ऐतिहासिक नाटक है, ठीक है। शकों की विजय, उदय, उदय शंकर भट्ट। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, भाई पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, ये किसका है? पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, ये है आपका उपेंद्र नाथ अश्क जी, उपेंद्र नाथ अश्क। आषाढ़ का एक दिन, बहुत ही प्रसिद्ध है, मोहन राकेश जी का, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, स्टार लगा लीजिए, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है, आषाढ़ का एक दिन। नेक्स्ट, तीन एकांत, तीन एकांत आपको बताना है कि ये रचना किसकी है। तीन एकांत, निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा। तीन अपाहिज, तीन अपाहिज, तीन एकांत, तीन, कोशिश की इसमें देखो, आपको बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें आपको पता चल जाता है। एक जैसी रचनाएं भी दे दी, तीन एकांत तीन अपाहिज, ठीक है, एक जैसे तीन तीन दे रखा है, तो तीन एकांत में तो निर्मल, ठीक है, निर्मल होना है तो एकांत में जाना, तीन लोग निर्मल, ठीक है। तीन अपाहिज, विपिन कुमार अग्रवाल, विपिन कुमार अग्रवाल। सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक सुरेंद्र वर्मा है, ठीक है। ये हमने 396 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू।